बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन लखनऊ द्वारा प्राप्त राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2023 के लिए एक मॉडल प्रश्न पत्र आया हुआ है और उसके गणित के प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न यह है, संयुक्त भिन्न 2 सही 14/25 का धनात्मक वर्गमूल होगा। इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है 8/5, दूसरा है 8/25, तीसरा है 64/5 और लास्ट ऑप्शन है 6/5। तो इसका सलूशन क्या होगा, आइए देखते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न जो आपका है 2 सही 14/25। तो 2 सही 14/25 एक मिश्र भिन्न है। मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो बदलने के लिए इस 25 का गुणा हम इसमें करेंगे और जो गुणनफल आएगा उसमें हम इसे जोड़ देते हैं। तो गुणा करने के बाद 25 दूना 50 और उसमें जोड़ेंगे क्या, 14 और नीचे क्या हो जाएगा बट्टे 25। तो जोड़ने पर आपको क्या मिल रहा है, 50 और 14 जोड़ेंगे तो 64 मिल जाएगा और अपॉन क्या हो जाएगा 25। अब इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, इस पूरे का वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने के बाद क्या हो जाएगा 64 का वर्गमूल आप अलग निकालेंगे और 25 का अलग निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 हो जाता है और 25 का 5। तो इस तरीके से 2 सही 14/25 का वर्गमूल क्या मिल जाएगा, 8/5। तो इसका जो आपका पहला ऑप्शन ए वाला है वो विकल्प आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है वह है -5/9 का मान है। यहाँ आपको 4 विकल्प हैं। पहला है 25/81, फिर -25/81, 125/729, -125/729। तो बच्चों, यहाँ आप देख रहे हैं कि -5/9 का मान इनमें से कोई नहीं है। जब इसका हम वर्ग करेंगे या घन करेंगे तो इनमें से कोई एक मान मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या है, प्रश्न में कुछ छूट गया है प्रिंटिंग में। तो यहाँ पर आप बना लेंगे कि -5/9 के वर्ग का मान है, -5/9 के वर्ग का मान है। अब इसका वर्ग करेंगे -5/9 का, तो -5/9 का वर्ग कितना आता है, -5 का वर्ग कितना आ जाएगा 25 और 9 का वर्ग आ जाएगा 81। तो आपको पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है। तो -5/9 के वर्ग का मान कितना हो गया, 25/81। तो बच्चों, तीसरा प्रश्न जो हमारा है वह है 3 सिक्का एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना है। तो 4 ऑप्शन थे इसमें। तो प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें जो सिक्का होता है उस पर 2 फेसेस होते हैं, एक पर हेड होता है और एक पर टेल होता है। तो बच्चों, जब भी हम सिक्का उछालेंगे तो यदि हमारे पास 3 सिक्के हैं तो उसमें क्या क्या घटनाएं संभव हो सकती हैं, तो आइए इसे हम देखें। तो अगर हम 3 सिक्के एक साथ उछाल सकते हैं तो तीनों पर हेड आ सकता है। तो एक घटना तो ये हो गई कि तीनों पर हेड आ गया। दूसरी घटना में किसी 2 पर हेड आता है। तो किसी 2 पर हेड आने के लिए इस तरह का आपका बन सकता है हेड हेड टेल, फिर बन सकता है हेड टेल हेड, फिर उसके बाद हेड टेल हेड हेड। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 हेड वाले 3 इवेंट हो गए, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। इसके बाद हम लेंगे ऐसे इवेंट जिसमें एक बार हेड आया हो। तो इसमें HTT यानी कि हेड टेल टेल आ सकता है। इसके बाद हेड टेल कर देते हैं, फिर आप कर सकते हैं टेल टेल हेड। तो इस तरह की घटनाएं कितनी हो गई जिसमें केवल एक बार हेड आया है, 1 2 3। 3 घटनाएं ऐसी हो गई जिसमें केवल एक बार हेड आया है और ये 3 घटनाएं ऐसी थी जिनमें 2 बार हेड आया था। ठीक है, तो यहाँ 3 हेड वाली घटनाएं हो गई, फिर 2 हेड वाली घटनाएं और फिर 1 हेड वाली घटनाएं। अब हम देखेंगे कि ऐसी घटना जिसमें एक भी बार हेड नहीं आया है तो वो क्या होगी, सारे टेल यानी TTT। तो कुल कितनी घटनाएं संभव हैं, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6
7 और ये 8, टोटल 8 घटनाएं संभव हैं। तो अब प्रत्येक घटना के घटने की संभावना क्या होगी? अगर 8 में से इस घटना घटने की संभावना हम निकालें तो क्या हो जाएगी? 1/8। इसी तरह इस घटना के घटने की संभावना ये भी 1/8। तो जितनी भी घटनाएं हैं सभी के घटने की संभावना 1/8 होगी। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला है वो क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS। तो ये होता है, इस आधार पे भी आप करेंगे तो पहली घटना यानी कि तीनों हेड आने की घटना की संभावना एक ही घटना है तो ये 1 आएगा, और टोटल घटनाएं कितनी हो रही? 8। तो इस प्रकार 1/8 इसका आ जाएगा। ठीक है, और हर इवेंट अलग अलग हैं, हर इवेंट एक दूसरे से अलग हैं, तो सभी के घटने की संभावना जो होगी 1/8 होगी। चौथे प्रश्न में है, एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर इंटू 42 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर है। घनाभ के समान आयतन वाले घन की एक भुजा की नाप होगी। तो बच्चों चौथे प्रश्न में घनाभ की विमाएँ दी गई हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो प्रश्न में लंबाई जो है 98 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 42 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है वो 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको प्रश्न में दी गई है। अब आपको करना क्या है? इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो बच्चों प्रश्न से यह साफ है कि जो इस घनाभ का आयतन होगा वही उस घन का आयतन होगा। तो इसका मतलब हमें करना क्या है कि इस आयतन के बराबर आयतन वाले घन का घनमूल निकाल लेना है। तो इनडायरेक्टली हमें इसका ही घनमूल निकालना है, यानी कि 98 इंटू 42 इंटू 18 सेंटीमीटर का जो मान आएगा इसका ही घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। घनमूल निकालने की प्रक्रिया में हम करते क्या हैं? जो भी संख्या दी होती है या जो भी गुणनफल आता है उसका हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद फिर उसका क्या करते हैं? 3 के जोड़े बनाते हैं और हर एक जोड़े के लिए एक संख्या लिखते जाते हैं, वही उसका घनमूल होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसे फैक्टराइज करेंगे। आप देख रहे हैं 98 को हम क्या लिखते हैं? 98 को 14 सतह 98, तो 2 गुणे 7 14 हो गया, फिर एक 7 लिख देंगे तो 14 सतह 98 हो जाएगा। और 42 को हम क्या लिखेंगे? 7 छक्का 42, तो 6 के लिए 2 3 6 हो गया और गुणे 7, तो 2 3 6, 6 सतह 42। 18 के लिए क्या करेंगे? 9 दूना 18 होता है, तो 2 आ गया, और 9 के लिए 3 गुणे 3, तो 3 3 9 दूना 18। अब आप क्या करना है? अब संख्याओं को देखना है। जब घनमूल निकालेंगे 3 के जोड़े बनाने के लिए, तो 2 का एक जोड़ा तैयार है, तो एक जोड़ा आपको मिल गया 2 का। फिर 3 देख रहे हैं आप, 3 बार आया है यहाँ पर, इसमें भी और इसमें भी, तो यहाँ 3 संख्याएँ 3 बार मिल गई, और 7 भी आपका 3 बार यहाँ आया हुआ है। तो ये 3 बार 7 के लिए एक जोड़ा आपने बाहर निकाल लिया। तो इस तरीके से जो गुणनफल आया इसका वो क्या हो जाएगा? 7 3 21, 21 दूना 42, यानी कि 42 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? उस घन की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी जो हमें की ज्ञात करनी थी। तो आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। तो बच्चों पांचवा प्रश्न जो दिया गया है वह है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा दें तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है, और यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें तो नई भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, तो वह भिन्न होगी। अब 4 ऑप्शन आपके पास है, 3/11, 5/11, 2/11 और 6/11। तो इसे हल करने के लिए हम मान लेंगे कि हमारी भिन्न क्या है? x/y है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है कि अंश और हर में से क्रमशः 1 घटा देना है। यदि आप इसमें से 1 घटाते हैं और इसमें से 1 घटाते हैं तो भिन्न आपकी क्या हो जाती है? 1/5 हो जाती है। तो यहाँ आपका एक समीकरण तैयार हो रहा है, इसे आप क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। तो 5 × x - 1 इक्वल टू y - 1 × 1, तो यही आ जाएगा। हल करने पर 5x - 5 इक्वल टू y - 1, या हम लिख सकते हैं 5x - y इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा +5, तो -1 + 5 इक्वल टू 4। ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन से आप दूसरा समीकरण बना लें कि यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें, तो भिन्न तो हमारी वही है x/y। अब अंश में भी 1 जोड़ रहे हैं और हर में भी 1 जोड़ रहे हैं,
तो क्या प्राप्त हो रहा है आपको, 1/3 प्राप्त हो रहा है। तो 1/3 जब प्राप्त हो रहा है, फिर से आप क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो 3 × x+1 = y+1। तो 3x + 3 = y+1। अब इसे हल कर लें, 3x - y = 1 - 3। तो यहाँ आपको मिलेगा 3x - y = -2। ये आपका समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 और 2 एक पास रख लीजिए, तो ये आपका हो जा रहा है 3x - y = -2। आपका समीकरण नंबर 2 था। अब आप इन समीकरणों को घटा दीजिए। घटाने से क्या होगा, y कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, ये प्लस, ये y और y कैंसिल। 5x - 3x क्या बचा, 2x, और राइट साइड में आपको बचेगा 4 और 2 6, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 6/2, 3 मिल गई आपको x की वैल्यू। तो अब x का मान जो है किसी एक समीकरण में आप रख करके y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो समीकरण 2 में ही रख लेते हैं। x का मान कितना मिला है हमें, 3 मिला है। तो यहाँ 3 × 3 - y = -2। 3 × 3 9 - y = -2। तो -y = -2 - 9, यानी कि -y = -11। तो y क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी x आपका 3 आ गया और y क्या आ गया, 11 आ गया। तो संख्या हमारी क्या थी, x/y। x/y का मतलब 3/11। तो आपकी वह संख्या क्या हो जाएगी, 3/11 हो जाएगी। तो बच्चों अगला प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 12 वर्ष बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु क्या होगी। 4 ऑप्शन है आपके पास। तो सबसे पहले कंडीशन हम देखते हैं। पहली कंडीशन में क्या दिया गया है कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो यदि हम पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष मान लेते हैं, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 3x, इसकी 3 गुनी, ठीक है। और 12 साल के बाद पिता अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाएगा। तो 12 साल के बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी, इसकी भी उम्र 12 साल बढ़ जाएगी और इसकी भी उम्र क्या हो जाएगी, 12 साल बढ़ जाएगी। तो 12 साल के बाद पुत्र की आयु हो गई x + 12 और पिता की हो गई 3x + 12। कंडीशन क्या बन रही है कि 12 वर्ष बाद पिता जो है, ये वाली उम्र जो है, अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जा रहा है। तो ये तो ऑलरेडी 2 गुना है और इनको हमें बराबर करना है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे और दोनों बराबर हो जाएंगे। अब इस समीकरण को हमें हल करके x का मान निकाल लेना है। तो x का मान जो आएगा वो पुत्र की आयु हो जाएगी और उसमें 3 से गुणा करेंगे तो पिता की आयु का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हम हल करें, 3x + 12 = 2 का मल्टीप्लाई दोनों में हो जाएगा, 2x + 12 2 = 24। अब इस 2x को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 3x - 2x कितना हो जाएगा, x बचेगा और राइट साइड में 24 और -12 यानी कि 12 बच गया। तो x का मान 12 आ गया, तो 3x कितना हो जाएगा, 12 × 36 हो जाएगा। यानी पुत्र की वर्तमान आयु 12 वर्ष है और पिता की वर्तमान आयु क्या है, 36 वर्ष है। तो इस तरीके से इसमें आपका जो है 36 वर्ष और 12 वर्ष, यानी आपका ऑप्शन भी जो है सही हो जाएगा। तो बच्चों 7वां प्रश्न हमारा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, 441, और वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ये दिया गया है। उस वर्गाकार मैदान का परिमाप आपको बताना है। तो ये आपका क्षेत्रफल हो गया और क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, एक भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो इसका जब वर्गमूल लेंगे 441 का, तो क्या मिलेगा, ये 21 आता है। 21 क्या हो गई, उस वर्ग की भुजा हो गई। और हमें जब परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या होता है, परिमाप आप जानते हैं कि परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा होता है। तो इस भुजा का 4 गुना करके आप क्या कर लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। 4 × 21 करने पर ये आपका 84 आ जाएगा। तो 84 जो मीटर होगा, ये क्या हो जाएगा, उस वर्गाकार खेत का परिमाप हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बच्चों यहाँ आपको 8वां क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्याएं होंगी। ऑप्शन में है अनंत, 1, 2 और 10। तो कोई भी परिमेय संख्या होती है उसके समतुल्य अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। जैसे 1/2 एक परिमेय संख्या है तो उसके समतुल्य 4/8 भी होगा,
5/10 भी होगा, 6/12 भी होगा, 7/14 होगा, -7/-14 भी होगा। तो इस तरीके से अनंत संख्याएं आप ले सकते हैं जो कि दी गई परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ए वाला हो जाएगा, अनंत। तो बच्चों यहाँ आपका 9वां क्वेश्चन है, 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो यहाँ आपको पी जो है प्रिंसिपल अमाउंट क्या मिल गया, 400 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और समय जो दिया है एन वो है 2 ईयर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो आपके पास फार्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100⁴n। तो इस फार्मूले में आपकी P क्या हो गई, P प्रिंसिपल वैल्यू 400, 1+r आपका 10% है और बाई 100 और n की जगह पे आप क्या लेंगे, 2 लेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसे आपको हल कर लेना है। तो ये 400 इंटू, यहाँ से आप 1010 कैंसिल कर सकते हैं और हल करने पर 10 इंटू 1 10 + 1 यानी कि 11/10 का स्क्वायर। तो 11/10 को 11/10 इंटू 11/10 करके लिखा जा सकता है। तो यहाँ से 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएंगे और 4 इंटू 11 का स्क्वायर 121। तो इस तरीके से बच्चों आप देख रहे हैं 4 इंटू 121 कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 484 जो है यह अमाउंट हो गया। और जब आपको CI निकालना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं। यानी कि ये जो आपका आया था 484, इसमें से आप 400 माइनस कर देंगे तो 84 रुपीज़ जो है वो आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि 2 साल के लिए आपका वैलिड था। तो इसका जो ऑप्शन है वो आपका 84 यानी कि 9वें का जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न जो आपका है वह है कि एक नगर क्षेत्र की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 20,000 हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो इस प्रश्न को भी बच्चों हमें क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज वाले सूत्र से हल करना है। तो यहाँ आपकी वर्तमान जनसंख्या जो 20,000 दी गई है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल, यानी कि P = आपको मिल गया 20,000। 20,000 जो है वर्तमान जनसंख्या हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपको मिल गया है 5% और 2 साल के बाद आपका जनसंख्या कितनी हो जाएगी ये आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्न हो गया यह चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न हो गया, जिसमें आपको साधारण ब्याज नहीं निकालना है बल्कि अमाउंट निकालना है। यानी कि 2 साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी, ये आपका A = P इंटू 1+r/100⁴n, n आपका 2 ईयर्स हो गया। तो इस फार्मूले से इसे आप हल करके निकालेंगे। तो 20,000 इंटू, अब यहाँ इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, ये 5 से 20 बार में कट जाएगा तो 20 से कम 20 और 1 21, 21/20 का स्क्वायर यानी 20,000 के साथ आप 21/20 का स्क्वायर यानी इसे आप 2 बार लिख सकते हैं। तो 1010 यहाँ से कैंसिल हो गया और 2 दूना 4, 4 × 5 = 20 और ये 0। तो इस तरीके से ये आपका 50 इंटू 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ठीक है, तो 50 इंटू 441 आपका ये मिल गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 1 5, 5 × 4 = 20, 0 2 कैरी, 5 × 4 = 20 और +2 22। तो ये 22,050 जो है यह जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष के बाद। तो 22,050 यानी आपका ऑप्शन सी जो है ये सही है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 प्रश्न संख्या 11 जो हमारे पास है वह है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। इस वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई होगी। ऑप्शन आपके पास है 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों चित्र इसका इस प्रकार से बनता है, एक आपने वृत्त ले लिया जिसकी एक जीवा क्या है AB और ये आपका सेंटर O है।
ठीक है। और इस केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है आपका, यह लंबवत दूरी कितनी है 8 सेंटीमीटर। और केंद्र से जीवा के एक अंत बिंदु को मिला देंगे तो एक त्रिभुज प्राप्त होगा। ये क्या हो जाएगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ आपको ज्ञात क्या करना है कि जीवा की लंबाई कितनी है। तो यहाँ आप जानते हैं कि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट मिला है इसको हम कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे हमने सी ले लिया। तो सी पॉइंट जो है ए बी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो हमें क्या करना है, ए सी की लंबाई ज्ञात करके उसका 2 गुना कर देना है, तो जीवा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी। और ए सी कैसे मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो ए सी जो स्क्वायर मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए आपका कितना है 10 है और ओ सी कितना है 8 है। तो 10 का स्क्वायर बच्चों आप जानते हैं 100 होता है, 8 का स्क्वायर 64, माइनस करने पे क्या आएगा 36। तो जब ए सी स्क्वायर आपका 36 है तो 36 आपका 6 का स्क्वायर होता है, यानी कि ए सी हमें क्या मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए सी का 2 गुना। ठीक है, तो ए सी का 2 गुना यानी 2 गुणे 6, ये 12 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ए सी 6 मिला, तो ए बी क्या हो गया 2 गुणे ए सी यानी 2 गुणे 6 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर जीवा की लंबाई हो गई। तो इसमें जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा सही होगा बच्चों, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आपका 12वां प्रश्न है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल होता है। ऑप्शन है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। तो बच्चों ये आपको याद रखना होगा कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 होगा, लेकिन जब हम सम्मुख कोणों की बात करेंगे, जैसे चक्रीय चतुर्भुज में ए के सामने सी अगर है, कोण ए के सामने कोण सी और कोण बी के सामने कोण डी है, तो कोण ए और कोण सी का योगफल 180 अंश होगा और कोण बी और कोण डी का योगफल भी 180 अंश होगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा 180 अंश। तो बच्चों अगला प्रश्न जो हमने लिया है, एक चित्र आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस चित्र में आपको कोण सी बी ई का मान ज्ञात करना है। ये जो आपको चित्र में दिख रहा है वही कोण, इस वाले कोण का मान आपको ज्ञात करना है। और बाकी अंतः कोण ये आपको दिया गया है 110 अंश का है और दूसरा जो है ये 65 डिग्री का है। तो ये 2 कोण प्राप्त है और इस बहिष कोण का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोने हैं, जो चारों शीर्ष हैं वह वृत्त की परिधि पर स्थित हैं, इसलिए यह चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। और चक्रीय चतुर्भुज का जो बहिष कोण होता है वो सम्मुख अंतः कोण के बराबर होता है, यानी ये जो बहिष कोण है यह इसके सामने वाले अंतः कोण 110 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है इसका आंसर क्या हो जाएगा 110 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है 3125 का घातीय संकेतन है। तो ये तो बच्चों आपको याद होना चाहिए कि 5 की घाते 5 का ये मान होता है, लेकिन यदि आपको याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यह संख्या 5 से विभाज्य है। तो 5 से आप काटेंगे, 5 छक्का 30, 5 दूना 10 और 5 पचे 25। फिर आप 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25 और पुनः यह 5 से कटने वाली है तो 5 दूना 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 एकम 5। तो यहाँ आपको 5 की कितने पावर्स मिल रही हैं 1 2 3 4 5। तो इसका मान क्या हो जाएगा 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 5, यानी 5 की घात 5 जो है 3125 के बराबर होगा। तो सही विकल्प आपका कौन सा हो गया, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों कि 44 घाते 0 यानी 44 टू द पावर 0 का मान क्या होगा। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 44, 1, 0 और 00। तो आप ये जानते हैं बच्चों घातांक का जो नियम है उसमें है किसी भी संख्या, कोई भी संख्या x है उसका पावर यदि हम 0 कर देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 आ जाती है। सदैव 1 होती है चाहे संख्या कोई भी हो।
यानी किसी भी संख्या की घात शून्य होगी तो उसका मान 1 हो गया। तो इस प्रकार 44 टू द पावर 0 का मान भी क्या होगा, 1 होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट होगा इसमें। तो बच्चों अगला प्रश्न जो हमारा है वह है मालगाड़ी पर आधारित है कि एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 4.50 मीटर है। तो बच्चों यहाँ जो है 4.50 नहीं होना चाहिए बल्कि 450 मीटर्स होगा। तो एक मालगाड़ी की लंबाई कितनी है, 450 मीटर है। वो एक खंभे को 18 सेकंड में पार करती है, तो उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो बच्चों जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें आपको मालगाड़ी खंभे को पार करती है या किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है, तो ऐसे केस में जो मालगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी होती है वह मालगाड़ी की लंबाई के बराबर ही होगी। तो यहाँ आपको प्रश्न में दिया क्या गया है, मालगाड़ी की लंबाई दी गई है 450 मीटर है और उसे पार करने में कितना समय लग रहा है, 18 सेकंड का। यानी खंभे को पार करने में उसे समय जो लग रहा है वो 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो आपको क्या ज्ञात करनी, चाल ज्ञात करनी है। तो चाल का सूत्र आपके पास है, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल क्या है बच्चों, 450 मीटर्स और समय क्या है, 18 सेकंड। ठीक है, तो 450/18, लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया। जब इसे आप किलोमीटर प्रति घंटा में करेंगे तो क्या करेंगे, ये आपका 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, 18/5 कैसे आता है वो भी समझा देता हूँ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं बच्चों। आप ये जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ठीक है, तो जब इसका उल्टा करेंगे कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो ये 1/1000 किलोमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। और 1 सेकंड में कितने घंटे, तो 1 सेकंड में 1/60 गुणे 60 घंटे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमने 18/5 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या आया कि जब हम इस मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो हमें 1000 से भाग देना पड़ेगा और सेकंड को हम घंटे में बदलेंगे तो 60 गुणे 60 से भाग देना पड़ेगा। यानी इसके नीचे हल डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको आप हल करके देखिए, 2 जीरो इसके कट गए इससे, और इन दोनों को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 पच्चे 10, 2 तियाँ 6, तो यहाँ क्या बचा, 6 गुणे 3, 6 तियाँ 18 और नीचे क्या आया 5। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 18/5 से डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। तो ये चाल होगी वो आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगी। तो यहाँ से 18 और 18 कैंसिल हो जाएंगे और 5 से इसे आप काट देंगे, 5 एकम 5, 5 नवा 45, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी जो है रफ्तार हो जाएगी मालगाड़ी की। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न जो हमारे पास है बच्चों वह है, किसी धनराशि का 15% 45 रुपये है तो वह धनराशि होगी। तो किसी धनराशि का वह धनराशि हमें पता नहीं है तो हम x मान लेंगे। तो x का जो 15% है वो 45 रुपीज़ के बराबर है। तो x का 15% कैसे निकालेंगे, x इंटू 15/100 इक्वल टू 45। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो 45 और इसका पक्षांतर करेंगे तो इस साइड आकर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा और 15 नीचे हो जाएगा। तो 15 तियाँ 45 और 100 गुणे 3 करेंगे तो 300 रुपये। यानी 300 का जो 15% था वो 45 रुपये था। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो गया, सही उत्तर हो गया 300 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न जो है 18वां, उसमें है -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या लेंगे जिसको इस संख्या में गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या आ जाए, 1 के बराबर आ जाए। तो आपको करना कुछ नहीं है, इस संख्या को ही आप उल्टा करके लिख देंगे। तो 11/7 और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। तो आप देख रहे हैं ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 से 7 और माइनस गुणे माइनस करके +1 हो जाएगा। इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो कौन सी संख्या से आपने गुणा किया जिससे कि आंसर 1 आया, तो ये संख्या आपकी क्या थी, -11/7। तो -7/11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया, -11/7। ये दोनों ही संख्याएं एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम होंगी।
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन होगा -11/7 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न में बच्चों आपको कुछ संख्याएं दी गई हैं 11, 12, 12, 13, 12 और 10। आपको ज्ञात क्या करना है, इनका बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, दी गई संख्याओं में जिस संख्या की आवृत्ति अधिक बार होती है वही संख्या बहुलक होती है। तो यहाँ आपको दिख रहा है 11 एक बार है, लेकिन 12 1, 2, 3 बार है, 13 एक बार है और 10 एक बार है। तो इस तरीके से ये जो संख्या 12 है वो आपकी 3 बार आई है, तो इनका जो है इन संख्याओं का बहुलक क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला, जिसमें कि 12 दिया हुआ है। ये बच्चों आखिरी प्रश्न भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो है 2 अंकों की एक संख्या की दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 कम है। तो पहले कंडीशन हम लिखते चलते हैं कि एक संख्या है जो 2 अंकों की है, उसका जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 3 कम है। तो इकाई का अंक हम मान लेते हैं x है, ठीक है। इकाई का हमने x ले लिया तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, इससे 3 कम यानी x - 3। तो हमारी संख्या क्या बनेगी बच्चों, संख्या बराबर x - 3 में हम 10 से गुणा करेंगे और x में 1 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि दहाई वाले में हम 10 से गुणा करते हैं और इकाई वाले में 1 से गुणा करते हैं। इसका एक एग्जांपल आपको समझा दूं, जैसे हम 54 लिखते हैं तो 54 कैसे आता है, जो 5 का स्थानीय मान है वो क्या है, दहाई है 10, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, और जो 4 का स्थानीय मान है वो क्या है 1, तो इसको 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ आपको क्या मिलता है, 10 × 5 = 50 और 4 × 1 = 4 यानी 50 × 4 = 54। तो ये 54 कैसे आया, इस प्रकार से आया। तो उसी प्रकार से हमारी संख्या भी बनती है जिसमें इकाई और दहाई का अंक हमें पता है। तो दहाई के अंक में हमने 10 से गुणा कर दिया और इकाई के अंक में 1 से गुणा कर दिया। इसे हल करने पे हमें क्या मिलेगा, 10x यहाँ से मिल जाएगा और 1x यहाँ से, 10 और 1 11x और -10 × 30। तो 11x - 30 हमारी संख्या है। अब जो कंडीशन है, यदि संख्या अंकों के जोड़ की 4 गुनी हो। अब यह संख्या हमारी 11x - 30 अपने अंकों के जोड़ से 4 गुनी है। तो अंकों का जोड़ कैसे निकल रहा है, x - 3 + x, ठीक है। तो x - 3 + x का 4 गुना करने पर यह संख्या बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसे हल कैसे करेंगे कि x - 3 + x यानी 2x - 3, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3, और जब गुणा करेंगे तो 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8x - 4 × 12, और बाएं पक्ष में आपका आ रहा है 11x - 30। अब पक्षांतर करके हल करिए, 11x - 8x कितना आ गया, 3x, और -12 इधर रहेगा और ये 30 इधर आएगा तो +30, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ 18 और यहाँ 3x, यानी 3x = 18 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 18/3 यानी 3 × 6 = 18, 6 आ गया x का मान। तो हमारी संख्या क्या थी, यहाँ संख्या आपकी दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं 11x - 30 आपकी संख्या आई थी। अब इसमें ही आपका x का मान जो है 6 रख दिया जाएगा। तो 11 × 6 - 30, तो 11 × 6 कितना होता है, 66, और -30 करेंगे तो कितना आएगा, 36। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 36। 36 कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से बच्चों आपने 20 क्वेश्चंस देखे, और इसी आधार पे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन प्रश्नों की प्रैक्टिस आप ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।